फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आज की जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। अभी तक हम जो एनालिसिस करते थे दोस्तों वो मोस्टली टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस करते थे, लेकिन आज की जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी हटके रहेंगी। आज रिटेलर्स लोगों की आँख खोल दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज मैं डिस्कस करूँगा एक वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है कि वो मैंने पैसे देकर दुबई में जाकर सीखी थी। वेल्थ क्रिएशन क्या होती है उस वो चीज़ आप लोगों को उन लोगों ने सिर्फ मेरे को एक ऐसी चीज़ बताई थी जिसने मेरी आँख खोल दी थी और मैं भी सीरियस हो गया। तो दोस्तों, अगर देखो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 साल की होल्डिंग मिनिमम हो। अगर तुम ट्रेडिंग में फ़ेल हो जाते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग स्टॉक के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक के अंदर उसके अंदर भी आप फेल हो जाते हो, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर इन्वेस्टमेंट में भी तुम फेल हो जाते हो तो फिर एंड में दोस्तों फ़िल्टर हुआ तुम्हारे पास वेल्थ क्रिएशन स्टॉक होना चाहिए, ऐसे हीरे होना चाहिए जो फेल होना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करूँगा आज। और दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का जो एक अमाउंट होता है दोस्तों, जो भी तुम्हारे पास अमाउंट रहता है, मान लीजिए कि अभी आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपया है। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही ये सब करना। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 50% तुम अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए सेपरेट रखो। और वेल्थ क्रिएशन का दरवाज़ा तभी खोलना जब भी इंडेक्स या फिर कोई भी अच्छा स्टॉक 30% से ज़्यादा गिरता है, तभी फिर वो दरवाज़ा खोलने का। और उसमें से दोस्तों फिर SIP 20% 25% के नीचे अगर इंडेक्स गिरना स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हें जो 50% जो मतलब 1 लाख रुपए का जो 50,000 तुम्हारे पास है, जो 50% तुमने अलग रखा है वेल्थ क्रिएशन के, उसकी SIP स्टार्ट करने का टाइम आता है जब भी इंडेक्स 25% से नीचे 20% 25% से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तभी। तो दोस्तों, वो टाइम पे ऐसे स्टॉक उठाने का जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 10 साल के टाइम पे ना ये एटलीस्ट 400 से 500% 1000% रिटर्न होना चाहिए। और दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री के अंदर वो खूबी है। अगर दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो रिलायंस जैसी इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत पड़ी थी एक डैब रिडन कचरे जैसी गटर जैसी कंपनी को उठाने की, 5,000 करोड़ में लॉस में थी। तो दोस्तों, रिलायंस जैसे ब्रांड को अगर ऐसी कंपनी उठाता है तो उसकी ब्रांड का नाम ख़राब होता है। और ब्रांडिंग अच्छी कंपनी ब्रांड का नाम बनाने में भी उन लोग को पैसे देने पड़ते। तो इसमें दोस्तों इन लोग ने कुछ तो देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने, तभी जाके उसने एक आलोक इंडस्ट्री जैसी टेक्सटाइल कंपनी को ख़रीदा। तो दोस्तों, जो आंखें अंबानी लोगों ने देखी है ना वो हमने नहीं देख पाया। जो उन लोग ने आज से 7-8 साल 15 साल बाद जो देख जो हीरा बनकर वो निकलेंगी, जो आंखें उनकी देख रही है वो हीरो को परखने में हमारी आंखें नहीं देख पा रही है, तभी जाके उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए। और वो 5,000 करोड़ उन लोग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, उन लोग को लोग पूरा जानते हैं कि उसको अगर बेसिक तरीके से अच्छी तरह से उसको फंडामेंटली प्रॉपरली हैंडल करके अगर आप देखो तो ये सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। दोस्तों, आपको एग्जांपल तौर पे बताता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी कंपनी में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, अगर आप देखो, मान लीजिए कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप फूड बिज़नेस देख लो। फूड बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है दोस्तों जहाँ पर 3 बार दिन में उसकी डिमांड उठती है। इंसान दिन में 3 बार भूखा हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है। अगर गरीब भी होगा तो दोस्तों एक टाइम तो खाना खाएगा ही। तो अगर आप देखो तो फूड इंडस्ट्री की डिमांड दिन में 3 बार उठती है। लेकिन दोस्तों, साथों साथ उन लोग को प्रेशर भी रहता है, क्योंकि उन लोग का जो फूड है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम तक उन लोग रख नहीं सकते तो उन लोग को प्रेशर रहता है कि फट से उसको सेल कर देवे। अगर सेल करने में थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो उन लोग का जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा और पब्लिक खाएंगी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर वेजिटेबल्स में अगर टमाटो देख लो और कोई भी वेजिटेबल आप पकड़ लो, प्याज आलू जो भी है, तो एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। वही अगर रेस्टोरेंट में बिज़नेस में अगर आप देखो तो कोई मीट का बिज़नेस करता है, चिकन करता है, तो वो भी एक टाइम तक उसको रख सकते हैं, उसके बाद वो कंज्यूम करने के लायक नहीं होता है। तो वो नो डाउट कि उसकी डिमांड दिन में 1-2 बार निकलती है अच्छी खासी। लेकिन उन लोग को भी प्रेशर रहता है कि कम बनाओ लेकिन सेल हो जाना चाहिए। तो वैसा है। लेकिन दोस्तों, कपड़े के अंदर कपड़ा ख़राब नहीं होता। और अगर आप देखो तो दोस्तों, कपड़े की डिमांड अपनी एक आबादी कोई पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा 10-20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी नहीं है, 130 करोड़ की आबादी की डिमांड टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में कितनी होगी आप खाली सोच लो। और दोस्तों, इंसान जाता है स्कूल में, कपड़े चाहिए अलग,
वो जाएगा शादी में तो अलग कपड़े चाहिए, पार्टी में जाएगा तो अलग कपड़े जाएगा, जॉब के लिए जाएगा तो इंटरव्यू में अलग चाहिए, जिम में जाएगा तो उसको ट्रैक ब्रेक चाहिए। तो हर जगह की एक अलग अलग डिमांड है और ये आस्ते आस्ते हर सेक्टर में, हर टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी भी अलग अलग सेगमेंट है इसमें ये अपना पैर जमाता जा रहा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो मैंने दुबई में सीखी थी। आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना दोस्तों, आप लोगों को डर लगेगी फालतू खर्चे में और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप सीरियस हो जाओगे दोस्तों मैं जब भी इसकी फ़र्स्ट क्लास लेने करा था दुबई के अंदर, जो मैंने बहुत बड़ी अमाउंट पे करके सीखा था दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैंने जब वो क्लास स्टार्ट करी थी ना तो उसके अंदर हम लोग को बताया था कि जो इन्फ्लेशन जो बात करते हो ना, इन्फ्लेशन जैसे आप अगर कोई भी चीज़ इन्फ्लेशन, अगर ये जो महंगाई की हर जगह बातें होती रहती है, महंगाई बढ़ गई, तो दोस्तों उसके ऊपर था। और वो अगर आप जान लोगे ना, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मैं वो क्लास के अंदर गया तो उसके अंदर दोस्तों दुबई, वो क्लास के अंदर एक दुबई का शॉप जो सुपरमार्केट आती है ना वो हम लोग को दिखाया। और सुपरमार्केट के बाहर एक कार्ट थी जिसके अंदर एक आदमी खड़ा था और वो कार्ट के अंदर दोस्तों 100 दिरहम थे, यानी एग्जाम्पल 100 रुपये थे। अपने इंडिया के एग्जाम्पल पकड़ लो कि 100 रुपये की नोट थी। और वो उसने बताया था वो मेरा तकरीबन वो जो मैं कोर्स वो देख रहा था, ये जो लर्न कर रहा था, वो तकरीबन मान लीजिए 2018-17 की बात है। तो वो टाइम पे उन लोग ने बताया था साल, मतलब वो सुपरमार्केट के ऊपर लिखा था ईयर 1980 ऐसा करके। और वो सुपरमार्केट के नीचे बाहर दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, उसके पास कार्ड थी और कार्ड के अंदर 100 रुपये की नोट थी या 100 दिरहम था दुबई का। अब वो जाता है शॉपिंग, मतलब वो जो सुपरमार्केट के अंदर, और वो जब शॉपिंग करके आता है वो जो 100 दिरहम की, तो बाहर आते हैं तो पूरी कार्ट भरी हुई रहती और ऊपर लिखा रहता है कि साल 1980। फिर दोस्तों वो 10 साल के बाद वापस वही सुपरमार्केट होता है, वही बंदा रहता है और वही कार्ट लेके 100 दिरहम की नोट लेके वापस जाता है और ऊपर लिखा रहता है कि साल 2010। और दोस्तों 100 दिरहम की वो शॉपिंग करके आता है, तो इसके पहले जो शॉपिंग करके आया था 1980 में, वो 20 साल के बाद उसकी ट्रॉली पूरी आधी से भी कम 100 दिरहम की शॉपिंग हुई। यानी इन्फ्लेशन देखो, 1980 में अगर वो 100 दिरहम लेकर गया था शॉपिंग सेंटर के अंदर, मतलब ये जो सुपरमार्केट के अंदर, जब बाहर आया तो पूरी इसकी ट्रॉली भरी हुई थी छलो छल। लेकिन दोस्तों जब दूसरी बार आया तो आधी ट्रॉली भी नहीं थी। और फिर आता है साल 2020, मतलब ऐसा बताता है कि साल 2030, 2025, और वही आदमी वही सुपरमार्केट और कार्ट के अंदर 100 दिरहम की नोट रहती है और वो अंदर जाता है और बाहर आता है तो सिर्फ एक एप्पल आता है, सिर्फ एक एप्पल, यानी 100 रुपये का एक एप्पल। यानी इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ 100 रुपये का एक एप्पल ख़रीद पाता है। आज से 20 साल, मतलब 25 साल के बाद इन्फ्लेशन की ये स्थिति हो जाएंगी। यानी अगर 1980 में वही 100 दिरहम वो अंदर लेके गया था तो पूरी कार्ट भर कर आया। फिर दोस्तों फिर उसके 20 साल बाद वापस वो 100 दिरहम लेके गया तो आधी ट्रॉली भी नहीं भरी। और उसके 20 साल बाद और आगे वही 100 दिरहम वही सुपरमार्केट के अंदर गया तो 100 दिरहम का सिर्फ एक एप्पल आया। तो दोस्तों इन्फ्लेशन इतना बढ़ने वाला है और वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इन्फ्लेशन रोक नहीं सकती है दोस्तों। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो आबादी है ना, जो मुंह खाने वाले, जो मुंह है, जो माउथ है खाने वाले, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। नो डाउट के लोग मरते भी जा रहे हैं, लेकिन आबादी उससे भी रेट बढ़ता भी जा रहा है, आबादी कम नहीं हो रही। और ज़मीन जो फूड देती है, वेजिटेबल देती है, राइस देती है, गेहूँ देती है, वो तो एक ही ज़मीन है ना, वो ज़मीन बढ़ नहीं रही, ज़मीन को पैदा नहीं करती, लेकिन इंसान को पैदा कर रहे हैं। लोग खाने वाले मुंह है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो जितना बढ़ता रहेगा ना तब तक डिमांड बढ़ती रहेगी और जो प्रोडक्शन आ रहा है दोस्तों वो एक ही एरिया से आ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन का इम्बैलेंस रहेगा और इन्फ्लेशन उसके वजह, जो डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस रहेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई रहेगा। भूल जाओ कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर अमेरिका भी आ जावे, वॉरेन बफेट भी संभाल लेवे इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कोई कंट्रोल नहीं रह सकता है। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना तो बुरा मत मानना दोस्तों, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने स्ट्रगल किया, उसके माँ बाप ने स्ट्रगल किया, तुम भी स्ट्रगल करते रह जाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी स्ट्रगल करते रह जाओगे अगर ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट सही से नहीं समझा तो। और दोस्तों याद रखना कि स्टॉक मार्केट वाहिद एक ऐसी वाइट बिज़नेस है, लीगल बिज़नेस है, जहाँ पर ये चीज़ इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर वॉरेन बफेट बोलता है वो सही बोलता है कि अगर तुम्हारा पैसा एफडी के रेट से ग्रोथ हो रहा है, 6.5% से ग्रोथ हो रहा है, तुमको ऐसा लगेगा कि 10 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो गया, लेकिन दोस्तों डबल नहीं हुआ, वो ज़ीरो हुआ है।
क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन भी 6% से ही ग्रो हो रहा है। अगर तुम्हारा लाख रुपया 8 साल के बाद 2 लाख रुपया हो गया तो समझ लेना वो 2 लाख नहीं हुआ है, वो 1 लाख ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन को ही तुमने बीट नहीं किया। इन्फ्लेशन जो रेट चल रहा है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 6% के आसपास का रहता है, और वो हमारे यहाँ आसानी से एवरेज इन्फ्लेशन का जो भी रेट, वो मतलब अगर उतना ही तुम्हारा एफडी रिटर्न देता है तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर उसको बीट करना हो तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन ही कर पाएगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है लीगल तरीके से अगर करने जाओ तो। और सेकेंडली दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि अगर 1 लाख रुपया तुम्हारा 2 लाख हो गया, तुम खुश हो गए कि यार देखो मतलब 50 लाख तुम्हारा 1 करोड़ हो गया, और तुम खुश हो गए कि यार 1 करोड़ का मालिक हो गया। भाई तो 1 करोड़ पहले जो घर 1 करोड़ का आता था ना, वो अभी वही घर 2 करोड़ का आ रहा है। मतलब 1 BHK अगर तुम्हारा 1 करोड़ का आ रहा था, 50 लाख का आ रहा था जब तुमने डाला, और अब तुम्हारा 2 करोड़ हो गया, तो वही घर तुम्हारा 2 करोड़ का हो रहा है। मतलब बोलने का मतलब इन्फ्लेशन सेम ही है, कुछ बड़ा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा उसमें अगर 50 लाख है और तुमने कोई दूसरी ऐसी इक्विटी के अंदर डाला, या फिर कोई ऐसी मतलब इन्वेस्टमेंट करी जहाँ पर तुम्हारा 3-4 साल में, 2.5 साल में अगर वो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, तो फिर तुमने इन्फ्लेशन को बीट किया दोस्तों। तो वो चीज़ अगर इन्फ्लेशन को बीट करेगी तो वो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के अंदर और मैं ज़्यादा दोस्तों और भी बहुत कुछ है, आप लोगों को सिर्फ ये जो मैंने आप लोगों को जो स्टोरी सुनाई ना दोस्तों, ये इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझ लेना दोस्तों। ये आगे जाके इन्फ्लेशन का यही हाल रहेगा। अगर 20-30 पकड़ो ना, तो 100 रुपये का सिर्फ एक एप्पल ही आएगा। फिर एक टाइम आएगा जिधर तुम्हारे बच्चे जब 30 साल के 25 साल के होंगे ना, तब 1000 रुपये का एक एप्पल आएगा। तो अगर कुछ बचा कर नहीं रखा ना, तो उन लोग की भी हालत बहुत बुरी होंगी। अभी तो तुम्हारी हालत कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ से जाकर और भी ख़राब हालत होंगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो दोस्तों वो लिहाज से एक ऐसा तुम्हारे पास अमाउंट कैपिटल साइड में होना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो, मतलब एक। तो दोस्तों अगर आप देखो तो आलोक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर ये स्टॉक के अंदर आने वाले 3 से 4 साल में ये स्टॉक 500 गुना रिटर्न हो सकता है, और ऊपर के लेवल टूटा तो ये और भी जाएंगे। और जैसे फंडामेंटली मैंने बताया, और दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी एक अपना खुद का एक प्रॉब्लम भी होता है। और दोस्तों अंबानी की कंपनी और टेक्सटाइल जैसा सेक्टर्स जिसकी डिमांड ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहेगा। और दोस्तों साथों साथ 25 रुपये का, हम 25 रुपये का भाव कौन देता है यार तुमको। अंबानी की कंपनी, मुकेश अंबानी जी की कंपनी 25 रुपये में मिल रही है, जिसके अंदर ग्रोथ की फुल टू फुल अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को दिखती नहीं है। और दोस्तों इसमें जो चीज़ भी ऐसी है ना कि 25 रुपये में वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर डेब्ट है। जैसे ही वो क्लियर हो गया और ये लाइन पर आ गई कंपनी, तो दोस्तों फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर तुमको ये 1200-1400 पे मिलेगा ये कंपनी। जैसे इसके डेब्ट ख़त्म होके बैक टू बैक अगर अर्निंग स्टार्ट करी ना, तो ये और मुकेश अंबानी जी इसको एक जगह पे नहीं रखने वाले। और दोस्तों जो हिसाब से एम्पायर इन लोग ने बनाया है, वो एम्पायर बनने में दोस्तों सदियों लग जाते हैं। अंबानी लोग ने यूँ मतलब सैल्यूट है उन लोग को, मैं उन लोग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों को मैंने प्रीवियसली भी बताया हूँ कि कैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी पैसे कमाए। तो दोस्तों वो हिसाब से इन लोग का जो नेटवर्क है, हर गली कूचे में इन लोग की पहुँच है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना दोस्तों, वो लोगों को रीच करना होता है, और उसके वजह से उन लोग को है ना क्रेडिट पे माल भेजना पड़ता है। अगर आप देखो ना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खुद मेरे भी दोस्त हैं जो ये सेक्टर में काम करते हैं, सेल्स के अंदर हाई बहुत बड़ी पोस्ट में है। उन लोगों को पता है कि हर गली मोहल्ले में अगर तुम्हारा जीन्स टी शर्ट ये वो लॉन्ड्रीज अगर पहुंचाना हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, पैसा चाहिए, जो आम आदमी के ख्वाबों ख्यालों से परे है, जो अंबानी ने करके बताया। और सेकेंडली, और वो हर गली कुच्चे में पहुंचने के लिए पहले तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, और जिसके पास जो पहुंचे हुए मतलब इसके पास 5 दुकान है, उसके पास 2 दुकान है, तो उन लोग को दोस्तों क्रेडिट पे माल देना पड़ता है 3-3 महीने 6-6 महीने, और उसके बाद अगर माल बिका तो वो पैसा देगा, वरना तुम्हारा माल भी वापस देगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ है ना गेम चेंजर है अंबानी के केस में, क्योंकि उन लोग का हर जगह रीच है। उन लोग को पता है, उन लोग के दूसरे ब्रांड के भी कपड़े हैं अपने खुद के, उन लोग की भी एक अलग ही जगह है। लेकिन दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के कपड़े की भी एक अलग जगह है, क्योंकि उसको रीच करना आसान है। आप लोगों को पता है रिलायंस रिटेल हर जगह पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आलोक इंडस्ट्री के टेक्सटाइल से कपड़े बनकर उन लोग को वहाँ पर पहुँचना, दूसरे के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
और दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के हायर टाइम फ्रेम में अभी टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक अच्छी तरह से बता दिया, और दोस्तों आप लोगों को जैसा मैंने बताया था, इसके अंदर भी दोस्तों जब भी मार्केट बुरी तरह से गिरे तो तुमको 10% का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का। ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग का अमाउंट अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग होना चाहिए, और वेल्थ क्रिएशन का अलग अमाउंट होना चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन मैंने बताया, जब भी सुनामी आवे कोरोना जैसी, तभी ही वेल्थ क्रिएशन का अमाउंट निकालने का, तभी वो एक बोलते हैं ना आखिरी तोप है। आपने वो, हाँ आपने ये मूवी देखी होगी नेटफ्लिक्स के अंदर मनी हीस्ट की, तो प्रोफेसर कैसा एंड में अपनी तोप निकालता है वो इसको टोक्यो को, वैसे दोस्तों ये अपना टोक्यो है। अगर आप देखो किसको मनी हीस्ट पता रहेंगी तो उन लोग को जान लेंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपनी एक ऐसी तोप है जहाँ मार्केट गिरे ना तो मार्केट को सामने फायर करने का। तो ये और वो अमाउंट फायर करना इन द सेंस ऐसे स्टॉक उठाने का जो अपने पोर्टफोलियो में एक डायमंड की तरह सस्ते में मिले। और दोस्तों नहीं मानोगे, आलोक इंडस्ट्री मैंने कोरोना के टाइम पे उठाया हूँ, और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी सिंगल डिजिट में पड़ी है मेरे पास। और मैं आज भी लोगों को एनकरेज करता हूँ, मतलब ये एक मेरा डिस्क्लेमर भी है कि मेरे पास ये स्टॉक लोअर रेट में अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है। और दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर एक वीकली के अंदर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों ये कंप्लीट होगा, ये करंट मतलब इसमें पूरी आशंका है कि 2.5-3 से साढ़े मतलब 2.5-3 साल में दोस्तों ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ से 400 गुना तक अपसाइड में पूरा क्लियरली 120 का टारगेट दिख रहा है। वो पैटर्न कंप्लीट होने पे है। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको पैटर्न नहीं माना जाएगा। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैटर्न कंप्लीट पे है वो नहीं माना जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा कुछ। लेकिन जब तक वो पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक वो पैटर्न नहीं, कभी भी वो हाफ पैटर्न बनकर वापस कुछ और भी बन सकता है। लेकिन इसकी वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है, इसीलिए मेरे को पूरे विश्वास है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के चार्ट फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन बनने की पूरी कगार पर है। और वहाँ से जो ब्रेकआउट आया तो दोस्तों आने वाले 2 से 3 साल में ये तुमको 120 पे भाव दिखेगा, 25 रुपये का भाव 120 पे दिखेगा। और टेक्सटाइल के कुछ और बेनिफिट्स भी चल रहे, गवर्नमेंट्स भी इन लोग को सब्सिडी दे रहे, और बांग्लादेश प्लस भी इन लोग को बेनिफिट्स मिलने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को अगर मैं बताऊं, और दोस्तों लॉन्ग ये जो वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो भी अगर आप लेते हो तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में भर दो, और उसका भी टाइम होता है। मैंने बताया कि जैसा मार्केट गिरे उसमें भी तुमको एसआईपी करना है वो अमाउंट के थ्रू, और तुमको और उसमें भी दोस्तों जैसे ही तुम्हारा एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि अगर समझो 25-30% मार्केट गिर गई और तुमने उसमें वेल्थ क्रिएशन की तोप बाहर निकाली और तुमने बाइंग स्टार्ट करी अच्छे स्टॉक, और फिर जैसे ही ये सब क्लियर हुआ और मार्केट आगे आएंगी जैसे अभी तक आता हुआ है, और जैसे मार्केट अपसाइड गई तुम्हारा जो इन प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसको तुम वापस निकालो। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मार्केट गिरी और तुमने एग्जांपल बता रहा हूँ कि तुम्हारे ये 50,000 में से तुमने 25,000 इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसे ही मार्केट सही हुई और तुम्हारा जो इन 25,000 के ऊपर प्रॉफिट स्टार्ट रेडी हो गया, और मान लीजिए तुम्हारा 100% प्रॉफिट आ गया। जब भी मार्केट, और एक चीज़ याद रखना, जब भी मार्केट 25 से 30% गिरती है उसके नेक्स्ट साल में वो डबल होती है दोस्तों। तो अगर वो डबल होगी, इंडेक्स डबल होता है तो स्टॉक तो 4 गुना हो जाता है। तो जैसे ही दोस्तों ये वो वहाँ से बाहर निकलेंगे नेक्स्ट ईयर में ही तुम्हारा डबल हो जाएगा। तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस निकाल कर तुम्हारे को वापस उसको एडजस्ट कर देने का, और वो इन्वेस्टमेंट ही खाली होल्ड करो। यानी तुम्हारे 25,000 50,000 हो गए जो तुमने इन्वेस्ट करे थे, वापस तुम्हारे 25,000 निकाल दो और 25,000 का माल पड़े रहने दो। फिर जैसे कोई स्टॉक के अंदर बुरी अच्छी कंपनी है लेकिन ज़बरदस्त, जैसे अगर आप देखो तो ये मैगी की कंपनी में मैगी के वजह से एक करेक्शन आया था, तो वैसी बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें कोई ना कोई कुछ चीज़ हो कि करेक्शन आती है और स्टॉक ज़बरदस्त गिरता है, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है, पता है कि ये आगे जाके वापस रिवाइवल कर लेंगी। तो वैसे स्टॉक के अंदर भी आप अपनी पोजीशन बनाओ, और जैसे ही तुम्हारी जो पोजीशन बनाते वो अमाउंट डबल हो गया तो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर वो माल को पड़े रहने दो 10-15 साल। वो देखो फिर कैसा तुम्हारा मैजिक हो जाता है, वो कैसी कहाँ। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टोरी है दोस्तों जहाँ पर लोगों के पैसे 10-10 हज़ार 300 करोड़ हो गए आने वाले 25-30 साल के अंदर। ऐसी अनगिनत स्टोरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में, जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। और दोस्तों अभी आते हैं थोड़े टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो आलोक इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अभी ये देखकर दोस्तों सीधा बाइंग नहीं कर लेना, अपने एडवाइज़र को पूछना, और एक साथ पूरा अमाउंट भी नहीं डाल देना। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से 400 से 500% रिटर्न होने की पूरी शंका है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुआ है और मैंने बताया था कि टेक्निकल्स पे जब तक क्लियरली ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक उसको ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि आलोक इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम में ये वीकली टाइम फ्रेम का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा नहीं है और मैंने आप लोगों को बताया था जितना हायर टाइम फ्रेम उतना चार्ट फेलियर का चांसेस कम है। लेकिन दोस्तों ये अभी भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। टेक्निकल के हिसाब से ये बात सही है। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और स्टॉक के अंदर भी दम है। लेकिन दोस्तों ये तुमको अंबानी की कंपनी 25 रुपये में इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये डेब्ट के अंदर है हर चीज़, और डेब्ट के वजह से ये 25, जिस दिन ये डेब्ट क्लियर हुआ 900-1400 के बीच में तुमको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों और एक और चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर अगर जैसे ये कंपनी जैसे ये यहाँ का इसने ये कंप्लीट कर दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखो राइट शोल्डर भी हाफ़ हुआ है और अभी हाफ़ बाकी है और यहाँ से हाफ़ होने से पहले कुछ नीचे आ गया तो स्ट्रक्चर कुछ और भी बन सकता है। इसीलिए टेक्निकल्स में बोलते हैं कि जब तक ऐसा एजम्पशन करना भी गुनाह है, पाप है, जब तक कोई पैटर्न क्लियर कंप्लीट नहीं हो। लेकिन वीकली में कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है और इन केस अगर ये जो हम एजम्पशन कर रहे हैं जो करना मना है, लेकिन ये एजम्पशन अगर करेक्ट हो गया और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया दोस्तों और ये उसने 52 वीक हाई तोड़ा तो दोस्तों याद रखना फिर इसका जो अगला टारगेट निकल कर आता है ना वो 120 रुपीज़ का आता है और वो आने वाले 2-3 साल में तो कम्प्लीटली लग रहा है ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो लिहाज से ये स्ट्रक्चर को ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रक्चर है दोस्तों। मैं मतलब सबसे ज़्यादा खुश होंगी, टारगेट से ज़्यादा मुझे खुशी होगी ये नेकलाइन ब्रेकआउट होने पे और वो होगा तो उस दिन मैं फिर से ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। और दोस्तों अगर ऐसी एनालिसिस भी अच्छी लगती है तो मेरे को ज़रूर करना। मैं एवरी संडे को ऐसी एनालिसिस भी आप लोगों को देता रहूँगा। ये ऐसी एनालिसिस इन द सेंस मैं वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो वाले डायमंड्स आप लोगों के लिए मैं शेयर करता रहूँगा। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जिस किसी को भी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो तो उन लोग को भी शेयर करो फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।